हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12। अपन पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और इसमें चैप्टर नंबर 12 में पार्ट 1 अपन ने पढ़ लिया था। अब पार्ट 2 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों आपका जो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 28 जून को होने वाला है और इसके लिए इसके प्रिपरेशन के लिए आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है। अब आपको आपकी तैयारी को ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों मान लीजिए अगर आप सोना चाहते हो, आपको नींद नहीं आती, आप खाना चाहते हो लेकिन भूख नहीं लगती, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आपको आलस आ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो जो भूख होनी चाहिए थी आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की, उस जॉब को पाने की, उस पद को पाने की जो भूख आपके अंदर होनी चाहिए थी, वो भूख अभी तक जगी नहीं है। और अभी तक अगर ये भूख नहीं जगी आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की, उस पोस्ट को पाने की, तो दोस्तों आप मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले जो है आपकी बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको आपके माइंड को पढ़ाने के लिए। जब आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी तब आपका माइंड प्रिपेयर होगा, और माइंड प्रिपेयर होगा तो जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे वो क्लियरली याद होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कितना फोकस कर पा रहे हैं, आप कितना अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं, कितना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। जब तक ये अंदर की भूख नहीं जगती, किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ की ख्वाहिश की भूख जब अंदर से नहीं लगती, जब अंदर आग लग जाती है ना किसी चीज़ को पाने की, तो दोस्तों सोना चाहे तो नींद नहीं आती, खाना चाहे तो भूख नहीं लगती, और कुछ नहीं दिखता, नींदों में भी उठकर पढ़ाई ही दिखती है जब अंदर पानी की भूख होती है। और ये जब अंदर पानी की भूख अगर जग जाती है तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक सके, आपको जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको पाने से रोक सके। क्योंकि आपने एक फिल्मी डायलॉग भी सुना होगा, अगर किसी चीज़ को आप पूरी दिल से, पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज़ को तुमसे मिलाने में लग जाती है। कि जैसा हम अगर किसी चीज़ को पाने के लिए जितना हमारे अंदर भूख होगी, जितनी हमारे अंदर उस चीज़ को पाने की आग होगी, ये पूरी प्रकृति जो है वो हमारा साथ देती है, हमारा भाग्य साथ देता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर पढ़ते तो बहुत है लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाई के साथ साथ भाग्य भी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, और जो मेहनत करने से डरता है, कई प्रकार की जो समस्याएँ, कई प्रकार की जो इश्यूज बनाता है, वो दोस्तों कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो किस्मत के भरोसे ही बैठा है। क्योंकि किस्मत भी ये सोचती है कि तू जब मेहनत करे ना तब मैं तेरा साथ दूँ। तो अगर आपकी तकलीफ, आप संघर्ष या किसी मुसीबत की वजह से आप जो है अपनी पढ़ाई को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो दोस्तों आने वाले समय में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि जो इस टाइम पे समय की वैल्यू नहीं कर रहा, आगे आने वाले टाइम पे समय उसकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर तुम टाइम को ठोकर मारोगे तो टाइम तुम्हें ठोकर मारेगा, ये क्लियर है। अगर संघर्षों की बात करते हो तो एक पंक्ति आप याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, लेकिन ये जो आग है ये आपको जलानी होगी। और जब ये आग जल जाएगी तो आग जलने के साथ ही आपकी पढ़ाई भी जो है बेहतर हो जाएगी। आपकी जितना आप चाहोगे उससे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। आप सोना चाहोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, सपनों में आपको पढ़ाई दिखेगी, उठोगे तब पढ़ाई, सोओगे तब पढ़ाई। कहीं पर भी सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप जो सोशल मीडिया और जो दूसरे लोगों से कनेक्टेड है उन सबको छोड़ दीजिए, अपने आप को अकेला कर लीजिए बिल्कुल 1 महीने के लिए। किसी का साथ नहीं चाहिए 1 महीने के लिए। किताबें और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं। किताबें आपकी स्टडी मटेरियल और आप, इनके बीच में कोई नहीं। 1 महीने के लिए ये कर लीजिए दोस्तों। मैं कहता हूँ आपका लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन पक्का है। अगर तीसरा कोई इंटरफेयर कर रहा है, कोई इंसान आपको इंटरेक्ट कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो दोस्तों मान लीजिए आपका दिमाग जो है वो एक जगह नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि डाइवर्ट हो रहा है। और डाइवर्ट करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, आप उन सबको इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अपना, अध्याय नंबर 12, विश्व की जलवायु परिवर्तन। अपन ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कोपेन के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण। आज देखते हैं अपन जलवायु में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों जलवायु में अगर अपन देखें पिछले कई सालों से, तो जलवायु में लगातार चेंजेज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं।
कई हिमयुग, कई अंतर हिमयुग। हिमयुग मतलब जब धरातल पर बर्फ जमी हुई थी। अभी कैसा है, अंतर युग, हिमयुग है। अभी क्या है, अंतर हिमयुग। तो कई प्रकार के हिमयुग पृथ्वी पर आए, कई अंतर युग हिमयुग आए, कई गर्म वीरान, कई अकाल, कहीं पर बाढ़, बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हमें इस पृथ्वी पर देखने को मिले हैं। और इसके साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं जो पौराणिक अभिलेख है उनमें। पौराणिक अभिलेखों में जलवायु के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनके तनों में वलन देखा गया है, जो भी जलवायु परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अलावा और अगर अपन देखें तो जो ग्लेशियर है, जो हिमनद है, वो भी अपनी जगह से आगे पीछे हो चुके हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि गंगोत्री जो हिमनद है वो अपने मूल स्थान से पीछे खिसक रहा है। तो ये क्या क्या दिखाता है हमें, ये दिखाता है कि विश्व की जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। तो लगातार पृथ्वी की जलवायु चेंज हुई है और इसके साक्ष्य हमें हिम नदियों के रूप में, मैं लिख देता हूँ, हिम नदियों के रूप में, तनों के, पेड़ों के तनों के वलन के रूप में। इसके अलावा पुराने जो अभिलेख है, पौराणिक अभिलेखों में हमें इस जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में जहां आज हम मरुस्थल देखते हैं, जहां आज हम राजस्थान का थार डेजर्ट देखते हैं दोस्तों, यहां पर 8000 वर्ष पूर्व, कितने, 8000 वर्ष पूर्व बहुत ही ठंडा इलाका था, बहुत शीत प्रदेश था। इसके अलावा आर्द्र प्रदेश भी था। और अगर बात करें तो 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर, कब, 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी इस मरुस्थलीय भूभाग में। और यहाँ पे एक संस्कृति भी पनपी थी, एक सभ्यता भी पनपी थी, जो 1700 ईस्वी से लगभग 2500 ईस्वी के बीच में थी। इसी समय में थी 1700 ईस्वी से 2500 ईस्वी के बीच में, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। और ये कहाँ पनपी थी, राजस्थान में, जहाँ पर आज ग्रीष्म बहुत ज़्यादा गर्मी है, मरुस्थल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहाँ की जलवायु आज से 8000 साल पहले बहुत शीत थी, बहुत आर्द्र थी। और यहाँ पर अगर 1700 से 3000 ईस्वी की पहले की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी, जो 1700 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी तक यहाँ पर बढ़ी थी। इसके बाद में 1700 ईस्वी के बाद में टेम्परेचर यहाँ से लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। क्लियर है। अभिनव काल की जलवायु की बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिए आप लोग, अब पिछले कई सालों में कई अंतर हिमयुग और हिमयुग भी आए। अगर मैं बोलूं कि जो क्रिटेशियन काल था, क्रिटेशियन या फिर आर्डोविशियन, ये जो काल थे ये दोस्तों उष्ण काल थे, गर्म काल थे। कैसे काल थे, गर्म काल थे। इसके अलावा जो अभी जो प्लेटोसीन जो काल है, प्लेटोसीन जो काल है, ये क्या है, अंतर हिमयुग है, अंतर हिमयुग। आपको समझना होगा कि अंतर हिमयुग क्या होता है और गर्म जो उष्ण प्रदेश क्या होते हैं। ये जो काल थे क्रिटेशियन या आर्डोविशियन, अपन बात कर रहे हैं लगभग 30 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व की, 30 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो इस समय में क्रिटेशियन और आर्डोविशियन जो काल थे ये गर्म काल थे, यानी कि गर्म जलवायु यहाँ पर थी। इसके अलावा प्लेटोसीन जो काल था वो अंतर हिमयुग था। अंतर हिमयुग मतलब यानी कि दो हिमयुगों के बीच का समय, है ना। तो ये प्रमुख काल थे। अगर अपन देखें तो जो लास्ट, जो आखिरी हिमयुग था, आखिरी हिमयुग वो कितने वर्ष पहले था, 18,000 वर्ष पूर्व। कब था, 18,000 वर्ष पूर्व क्या था, अंतिम हिमयुग था, अंतिम हिमयुग। और अगर अपन बात करें कि जो वर्तमान में जो अंतर हिमयुग चल रहा है, अंतर का मतलब दो हिमयुगों के बीच का समय जब धरातल पर बर्फ नहीं होती, तो अभी जो अंतर हिमयुग चल रहा है ये चल रहा है 10,000 वर्ष पहले से, वर्ष पूर्व से। आज से 10,000 वर्ष पहले से जो अंतर हिमयुग चल रहा है जिसमें आज हम जी रहे हैं। ये बात है जलवायु परिवर्तन के बारे में। अभिनव काल की जलवायु की बात करें तो दोस्तों जो 20वीं, अभिनव मतलब नई, अभी जो नई जो नूतन काल की जलवायु है उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हुआ था वो 19वीं व 20वीं शताब्दी के बीच में, 19वीं व 20वीं शताब्दी के बीच में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि उष्ण तापमान रहा था।
अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के पास में एक सीहेल नामक स्थान पड़ता है। सीहेल नामक स्थान में 1967 से लेकर 1967 से 1977 तक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। कहाँ पर? अफ्रीका में। ऐसे ही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोस्तों 1930 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर एक क्षेत्र था जिसे धूल का कटोरा के नाम से जानते थे। धूल का कटोरा के नाम से जानते थे। वहाँ पर एक भीषण अकाल पड़ा था। ये अमेरिका की बात है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप कई अंतर हिमयुगों, इसके अलावा कई हिमयुगों से गुजरा है। दोस्तों यूरोप जो है वो 11वीं व 11वीं शताब्दी में बहुत गर्म था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में बहुत गर्म था। इस गर्मी की वजह से वहाँ पर एक कबीला जनजाति रहती थी जिसका नाम था वाइकिंग। क्या नाम था? वाइकिंग जो कबीलाई लोग थे, वो लोग इस यूरोप को छोड़कर ग्रीनलैंड में जा बसे थे, क्योंकि 10वीं और 11वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और इसकी वजह से जो वाइकिंग कबीले थे वो यूरोप को छोड़कर ग्रीनलैंड में जा बसे थे। और अगर अभी की बात करें यूरोप की, तो अभी की बातों में दोस्तों जो वर्तमान जो समय है जो यूरोप का, इसमें 1550 से लेकर 1550 से 1840 के बीच में 1550 से 1840 के बीच में हिमयुग आया था। कहाँ पर? यूरोप में। 1850 से 1940 के बीच में हिमयुग, ये क्या था? लघु हिमयुग। फिर इसके बाद में 1885 से लेकर 1885 से 1940 तक ये क्या था? इसमें जलवायु गर्म हुई थी, यानी कि जलवायु जो है गर्म हुई थी। और 1940 के बाद में तापमान लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? यूरोप की बात कर रहे हैं। दोबारा से बताता हूँ मैं अभिनव काल की जलवायु के बारे में। अभिनव काल की जलवायु मतलब नूतन जलवायु। यहाँ पर अपन ने बात क्या की थी? प्राचीन जलवायु के बारे में। नूतन जलवायु में देखो, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में 1967 से 1977 के बीच में, यानी कि 10 साल के समय में एक सीहेल नामक स्थान था, वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एक जगह है जिसे धूल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी भयंकर अकाल पड़ा था। यूरोप की बात करें तो यूरोप में 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या थी? पृथ्वी गर्म थी, और गर्म होने की वजह से वहाँ पर एक कबीलाई लोग रहते थे जिनका नाम था वाइकिंग। ये लोग इस यूरोप को छोड़कर ग्रीनलैंड में चले गए थे। इसके अलावा 1550 से 1840 के बीच में यहाँ पर हिमयुग आया। 1885 से 1940 के बीच में गर्म युग, और 1940 के बाद में लगातार यहाँ की जलवायु क्या हो रही है? घट रही है। तो ये था अभिनव काल की जलवायु। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, किस वजह से जलवायु में चेंजेज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो एक तो है दोस्तों सौर कलंक। सौर कलंक का मतलब क्या होता है? जो सूरज है उसमें धब्बे होना। अगर सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है, अगर सौर कलंक ज़्यादा हो जाते हैं तो तापमान घट जाता है, क्योंकि जब सूर्य में सौर कलंक यानी कि काले धब्बे ज़्यादा होंगे तो सूर्य का प्रकाश कम आएगा तो तापमान घट जाएगा। लेकिन अगर सौर कलंकों की संख्या घट जाती है, यानी कि सौर कलंक कम हो जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है, इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। दूसरा मैको विचलन क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करते वक्त इसके मार्ग में कुछ गड़बड़ाहट आ जाती है, यानी कि इसका अक्षीय झुकाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मैको विचलन। मैको विचलन मतलब अपने पथ पर चलते समय पृथ्वी में विचलन पैदा हो जाना। ज्वालामुखी क्रिया। दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बहुत ज़्यादा एरोसेल क्या होता है? वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। धूल, धुआं, कण, ये सब क्या होते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं, और वायुमंडल में जाने के बाद में सूर्य के आने वाली किरणों को रोकते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर तापमान कम हो जाता है। ऐसा ही उदाहरण पिनोटोबा और एल सियोल जो ज्वालामुखी है वहाँ पर ऐसा देखा गया। कौन सा? पिनोटोबा और एल सियोल। ये जो ज्वालामुखी है, दोनों पिनोटोबा और एल सियोल, ये ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एरोसोल छोड़ा गया। एरोसोल जो है वायुमंडल में जाकर जमा हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट गया था।
कहाँ पर? तो 3 कारण हैं जलवायु परिवर्तन के: सौर कलंकों में कमी या वृद्धि होना, मेको विचलन और ज्वालामुखी का उद्गार होना। आगे हम देखते हैं अब भूमंडलीय उष्मन। दोस्तों, भूमंडलीय उष्मन, सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। भूमंडलीय उष्मन क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी का टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होना, यानी कि पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? भूमंडलीय उष्मन। भूमि का गर्म होना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, भूमंडलीय उष्मन भी कहते हैं, भूमंडलीय तापन भी कहते हैं, और लगातार तापमान में वृद्धि भी इसे कह सकते हैं। ये क्यों होता है? पृथ्वी का लगातार जो तापमान है इसमें वृद्धि क्यों हो रही है ना? तो इसमें एक तो जिम्मेदार है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक जिम्मेदार है मीथेन, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक नाइट्रेट ऑक्साइड। नाइट्रेट ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें जो है भूमंडलीय उष्मन को बढ़ावा देती है, यानी कि भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है जो गैस है वो कौन सी है? CO2, यानी कि भूमंडलीय तापन में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस किसको माना गया है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी मात्रा 0.5% प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या है कि पहले तो ये देखते हैं कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है CO2। अपन ने पहले भी देखा था, ये पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य से जो किरणें आती है पृथ्वी पर वो लघु तरंगों के रूप में आती है और पृथ्वी इनको वापस अंतरिक्ष में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित कर देती है। लेकिन वर्तमान में वायुमंडल जो है इसमें CO2 की मात्रा बढ़ रही है। किसकी मात्रा? CO2 की। और वो किस दर से बढ़ रही है? प्रत्येक वर्ष 0.5%। ये गैस क्या करती है? सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारदर्शी होती है, यानी कि इनको पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली किरणों के लिए अपारदर्शी होती है, यानी कि पृथ्वी से जाने वाली वापस किरणों को नहीं जाने देती, इनको रोक लेती है। इनको रोकने की वजह से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये गैस जो है पृथ्वी के तापमान को या वायुमंडल के तापमान को प्रभावित कर रही है, बढ़ा रही है। अब ये जो गैस है, ये गैस इसकी मात्रा क्यों बढ़ रही है? वायुमंडल में इसकी मात्रा जो बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? तो दोस्तों इसके 2 कारण हैं, एक तो पेड़ों को काटना और दूसरा वनस्पति को जलाना। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं पेड़ों के काटने की। दोस्तों, लोग जो है आधुनिक जो सभ्यता है वो तीव्र गति से विकास करने के लिए पेड़ों का अत्यधिक दोहन कर रही है, जिसकी वजह से पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का विसर्जन करते हैं, यानी कि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी कहाँ पर? ये वायुमंडल में संघन होगी। दूसरा कारण क्या है? जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, यानी कि कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो या फिर किसी भी प्रकार की जलाऊ लकड़ी हो, अगर इसे हम जलाते हैं तो ये गैस इससे उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस उत्सर्जित होकर ऊपर वायुमंडल में जमा हो जाती है, जिस वजह से इसकी मात्रा बढ़ती है और ये फिर आगामी सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखिए भूमंडलीय उष्मन का प्रभाव। अब दोस्तों, अगर भूमंडलीय तापन होगा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान बढ़ेगा, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र है वो पिघल जाएंगे और जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा तो समुद्र तल स्तर ऊपर उठ जाएगा। समुद्र तल स्तर ऊपर उठेगा तो जो तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि ऋतुओं में बदलाव आ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो कृषि ऋतुओं में बदलाव आएगा, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, अकाल जैसी समस्याएं पड़ेगी, एक जगह बाढ़ और एक जगह सूखा वाली समस्या हो जाएगी। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इस प्रकार के ये प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब बताइए इसे रोकने के क्या प्रयास किए गए? सबसे पहले देख लेते हैं इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा। इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि भूमंडलीय तापन सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये गैस है जिसका नाम है ओजोन गैस। कौन सी? ओजोन गैस। और ये ओजोन गैस धरातल से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। ये हमने पढ़ा था पहले कि समताप मंडल में एक ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, धरातल पर नहीं पहुंचने देती। लेकिन दोस्तों, धरातल से ये जो CFC गैस है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस जाकर ओजोन गैस को नष्ट कर रही है। क्या कर रही है? ओजोन गैस को नष्ट कर रही है, यानी कि CFC गैस जो होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से एक अणु का निर्माण होता है जिसे क्लोरीन कहते हैं।
क्या कहते हैं, क्लोरीन। और ये जो क्लोरीन है ये ओजोन परत में जाकर 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है, यानी कि 1 क्लोरीन का अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। और ये सबसे, जिससे ओजोन परत में क्या हो जाती है, रिक्तीकरण हो जाता है, ओजोन परत में खाली जगह हो जाती है, जिसे हम ओजोन में छिद्र होना कहते हैं, ओजोन परत में छिद्र होना कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं कि भूमंडलीय ऊष्मन को रोकने के क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर ही विकास प्रभाव करना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करनी चाहिए, यानी कि सभी लोग जो है, सभी लोगों का सहयोग होगा, साथ होगा, पूरी पृथ्वी अगर साथ होगी और एक तरीके से एकजुट होकर काम करेगी तो भूमंडलीय ऊष्मन को रोका जा सकता है। पेड़ पौधों में वृद्धि करके, है ना, इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करके भूमंडलीय इसको ऊष्मन को रोका जा सकता है। अगर अपन देखें कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किया गया, तो मुख्य रूप से क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जो ओजोन परत के या भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था। और उस संगोष्ठी का नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब हुई, 1997 में, 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ कहाँ पर, जापान में। इस संगोष्ठी के अंतर्गत क्या किया गया, इसमें 35 जो औद्योगिक राष्ट्र है, जो प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है, 35 देश, उनको प्रतिबद्ध किया गया कि 1990 के स्तर से 2012 तक 5% की कमी लेके आएंगे CO2 गैस में, यानी कि जो भूमंडलीय गैस के लिए, भूमंडलीय तापन के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं, CO2 हुआ, मीथेन हुआ, CFC हुआ, C2O, N2O हुआ, तो इन गैसों में कमी लाएंगे, इनके उत्सर्जन में कमी लाएंगे कब, 2012 तक। और कितने प्रतिशत की, 5% की। कितने देशों को प्रतिबद्ध किया गया, 35 देशों को। कितने देश शामिल हुए थे, 141। कब हुआ था, 1997 में। कहाँ हुआ था, जापान में। क्या नाम था, क्योटो प्रोटोकॉल। किससे संबंधित था, भूमंडलीय ऊष्मन को रोकने से संबंधित था। तो ये दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 12 हुआ। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर